ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत पर। क्या मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है गठबंधन, इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या सहानुभूति भी बटोरना चाहता है विपक्षी गठबंधन, और अब क्या आम आदमी पार्टी के साथ इस लहर पर कांग्रेस भी सवार होना चाहती है, उसको लगता है कि कोई लहर बन सकती है। फिलहाल इस खबर पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के ताज़ा आदेश में क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली सरकार के ताज़ा आदेश में कहा गया है कि सभी वेलफेयर स्कीम्स चलती रहेंगी, तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की वो चलती रहेंगी। ये दिल्ली सरकार का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है सब्सिडी को लेकर आम आदमी पार्टी के सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, जो सब्सिडी है और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। सवाल यह है कि इसे बंद करने की बात किसने की है। इस बीच केजरीवाल का एक और आदेश आया है, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि ये सब तो पहले से ही जारी था, इसको बंद करने की बात कहां से आई जो इसके लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दावा है कि सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। तो आतिशी ने एक बार फिर से दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब तक गैंग जेल से चलते रहे हैं, अब सरकार भी जेल से चलेगी। आज आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के नेताओं ने पीएम आवास के घेराव की योजना बनाई है। तो प्रधानमंत्री का आवास घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। वहीं बीजेपी के ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर, और आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन में केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। तो आमने सामने हैं कहीं ना कहीं दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी सियासत को लेकर। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संवैधानिक संकट खड़ा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। ये कहना है बीजेपी का कि ये कुल मिलाकर एक चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार की बहस को इमोशनल कार्ड में बदलने की कोशिश कर रहा है गठबंधन। कहना है कि ये एक इमोशनल कार्ड बनाना चाहते हैं। और दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा करते रहे कि उन्हें आदेश केजरीवाल से ही मिल रहा है। तो वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन आदेश उनको अरविंद केजरीवाल से मिल रहा है। सवाल यह है कि सीएम केजरीवाल की दिल्ली सरकार में कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं थी। वो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, उनके पास कोई भी विभाग नहीं था। ऐसे में उनके पास कोई विभागीय जिम्मेदारी नहीं थी। सीएम विदाउट पोर्टफोलियो में सरकार चलाने की भूमिका अन्य मंत्रियों पर डाल दी गई है। जो तमाम दूसरे मंत्री हैं उनके पास सारे विभाग हैं। दिल्ली के एलजी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए फाइलों में केजरीवाल के सिग्नेचर को जरूरी माना था। सर्विंग सीएम को जेल में डाले जाने को लेकर कोर्ट का अब तक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। दरअसल इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी स्थिति आई नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व स्थिति है, इसलिए कोर्ट का अभी तक इस पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है जिसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। पिछले दिनों ईडी के 10 समन को नकारने के बाद गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल, और इसी तरह से हेमंत सोरेन भी 10 समन को लगभग नकारने के बाद वो भी गिरफ्तार हुए थे। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जब हेमंत सोरेन हिरासत में लिए गए तो उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया, और इस तरह के उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, लालू प्रसाद यादव से लेकर बीएस येदियुरप्पा और जयललिता तक के। केजरीवाल को हिरासत में ईडी ने 10वें समन में ही लिया था, लेकिन केजरीवाल के सामने पद छोड़ने की मुश्किल भी है। तो आखिर क्या वजह है कि ये पद नहीं छोड़ना चाहते केजरीवाल, पद से क्यों चिपके रहना चाहते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। केजरीवाल के सामने पद छोड़ने की मुश्किल है। दिल्ली के 2 मंत्रियों को जेल जाने के बावजूद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार बताते रहे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को वो कट्टर ईमानदार बताते रहे, लेकिन महीनों बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया। तो काफी समय के बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया था। केजरीवाल के सामने अब 2 विकल्प हैं, या तो वे किसी मंत्री को या फिर अपनी पत्नी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपें।
तो या तो किसी मंत्री को सीएम बनाएं अपने में से, और या अपनी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपें। लेकिन चुनाव में केजरीवाल सियासी चर्चा से दूर नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि इन चुनावों में उनकी चर्चा बंद हो जाए और दिल्ली का बेटा जेल से सरकार चलाता रहेगा। तो चुनावी चर्चा में बने रहने के लिए दिल्ली का बेटा जेल से सरकार चलाता रहेगा, ये दावा अरविंद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की और कहा कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में भी हैं, फिर भी उनको दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है। कि देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर दिखाया और ये कहा कि केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। तो मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दरअसल जो ये ऑर्डर्स दिखाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, चाहे वो आतिशी के द्वारा या सत्येंद्र जैन के द्वारा, ये वो सारे ऑर्डर्स दरअसल गलत है और ये फेक ऑर्डर्स हैं और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज हो रहा है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और अब जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने ईडी कस्टडी से जो संदेश भेजा है वो मैंने ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है कि 9 साल से आपकी सरकार है, बल्कि 10वां साल है और 10 साल के अंदर सारे दिल्ली में जबकि लोग गंदे पानी से, पानी की किल्लत से, पानी के लीकेजेस से, इन सब चीजों से त्रस्त होकर रोज सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विक्रम लोहिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। विक्रम लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो ये बड़ी अभूतपूर्व स्थिति दिल्ली में दिखाई दे रही है। एक तो जो बीजेपी आरोप
आरोप लगा रही है कि संविधान का दुरुपयोग है और इस तरह का जो स्थिति आई है ये पहले कभी नहीं थी। और अब एक मामला और आया है कि ये जो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये सच भी है या झूठ है, ये भी अपने आप में अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। निखिल, मैं सबसे पहले आपकी रिपोर्ट से आता हूं। जैसा कि आपने कहा, ये अभूतपूर्व स्थिति है और बिल्कुल ये अभूतपूर्व स्थिति है कि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल के इस अभी ईडी के इस हिरासत के बाद से इंटरनेशनल किस तरह से इसमें प्रतिक्रिया आ रही है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जर्मनी एम्बेसी ने एक प्रतिक्रिया दी थी जर्मन प्रशासन की तरफ से, और आज अमेरिका प्रशासन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, जो सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र और भारत के निष्पक्ष न्यायपालिका पे एक सवाल है। भारत सरकार इसके मजबूती से जवाब देगी और अभी आप देखें कि जर्मनी को किस तरह से भारत सरकार ने जवाब दिया है और अभी अमेरिका को भी जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और जो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका या एजेंसी जिस तरह से काम करती रही है, उसको लेके अगर ये इंटरनेशनल सवाल उठाए जा रहे हैं, उस कैंपेनिंग के पीछे कौन है, ये सवाल तो इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि कांग्रेस को इस अपनी सरकार व्यवस्था और सत्ता में इतने साल रहने के बाद अगर इस व्यवस्था में अगर उनको इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर अगर ये देश में आंतरिक व्यवस्था में और उसके इस तरह से हस्तक्षेप वो नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को, इस देश को, उनको इस जवाब को आज न कल उनको मिलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जब अभूतपूर्व आप कह रहे थे कि देखिए कि ये सीधे सीधे एक चीज़ आप व्यवस्था में इसलिए इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें सर्विंग सीएम को गिरफ्तारी के बाद इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी। और जब भी किसी सीएम को, आज एक नहीं दो नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब कभी भी सीएम, चाहे वो लालू यादव ही क्यों ना हो, हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, उनको अगर सर्विंग सीएम को गिरफ्तारी हुई या उनको हिरासत में लिया गया था तो उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दिया था और एक मोरल ग्राउंड पे, और उन्होंने त्यागपत्र दिया, वहाँ पे फिर सीएम बने और उसके बाद जो है वो अपने कानूनी प्रक्रिया जो उन पर चलती रही वो लगातार उस बात के लिए आपने दुनिया ने देखा होगा। लेकिन ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन ये है कि केजरीवाल जो ये बात पिछले एक साल से इस कैंपेन कर रहे थे कि वो एक तरह से दिल्ली में लोगों के साथ में एक बता रहे थे कि हमने लोगों का एक मैंडेट लिया है और लोग चाहते हैं कि आप जेल से भी सरकार चलाएं। तो एक ये प्लानिंग थी उनकी और इस प्लानिंग योजना के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है कि आज भी ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहाँ हिरासत में लिए गए कोई भी व्यक्ति को ये सुविधा नहीं मिलती है कि वो एक तरह से उनको स्टेशनरी मिले या कोई आदेश वो जारी कर सके। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है, अब ये वैध है या अवैध है इसका फैसला तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन सीधा सवाल ये है कि आप संवैधानिक व्यवस्था को धता बता रहे हैं। ये धता इसलिए बता रहे हैं कि कोर्ट के तरफ से अभी तक इस मामले में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। कोर्ट के तरफ से अगर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सर्विंग सीएम को मोरल ग्राउंड पे कितने दिनों तक हिरासत में या जेल में रहने के बाद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट में का अभी तक नहीं आया है। हो सकता है अभी एक दो दिन में एक दो PIL भी सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। लेकिन ये सवाल तो कम से कम ये अरविंद केजरीवाल को लगातार पूछा जाएगा कि वो किस बिना पे और किस हैसियत से उन्होंने जब पहला ईडी के समन को बोगस कहा था और लगातार 10 समन को इग्नोर किया था, तो आप एक संवैधानिक व्यवस्था को नकारते हैं तो शायद कोर्ट ने यह सवाल जरूर आएगा कि आप कौन होते हैं किस बात को कि कौन बोगस है या कौन सही है, यह फैसला करना कोर्ट का है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये फैसला करना कोर्ट का काम है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार की स्थिति अभूतपूर्व है। विक्रम लोहिया जी, अगर हम इस अभूतपूर्व स्थिति को तो देख ही रहे हैं, अगर हम समझना चाहें आपसे कि आखिर ये क्यों ना माना जाए कि जो कांग्रेस है या ये कहा जाए कि जो विपक्षी गठबंधन है वो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसको लगता है कि इनके नाम पर अगर कुछ सहानुभूति हो जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब पानी पी पी कर कोसते हुए कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे रहे थे। तो इससे बड़ा यू टर्न और क्या होगा? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी यू टर्न किया है। जब अरविंद केजरीवाल जी के लिकर पॉलिसी की बात जब मसला उठाया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने इसका बड़ी जोर से विरोध भी किया था, ऐसा नहीं है नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भी एक आरोप लगाया था कि तत्कालीन उपराज्यपाल जो दिल्ली के थे उन्होंने लिकर पॉलिसी को कैसे पास कर दिया। जब ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता था, जब उनके विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता था, तो तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वह लिकर पॉलिसी कैसे पास कर दी। यह बहुत गंभीर विषय है, इस पर आपको
संज्ञान लेना पड़ेगा और जांच का विषय है, इस पे ईडी को जांच भी करनी चाहिए। ये हमने शिकायत की थी और हमने ये भी शिकायत की थी कि जो लिकर पॉलिसी में जिस कंपनी को टेंडर दी गया, एक सोम बिस्लरी कंपनी का आपसे जिक्र कर रहा हूं, सोम बिस्लरी कंपनी ने 4 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चंदा ट्रांसफर किया था। तो हमने इन सब चीजों के बारे में मुद्दों पे भी हमने शिकायत की थी। अब रही बात अरविंद केजरीवाल जी के कंधे का इस्तेमाल करने की, हम कंधे का इस्तेमाल करें ना करें, पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चंदे का इस्तेमाल जरूर कर रही है। हमारा कंधा है या नहीं है, पर भाजपा का चंदा का धंधा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। रही बात केजरीवाल जी की, जब गठबंधन में जब सबके हाथ मिल गए हैं, तो जब गठबंधन एक हो गया है, तो आज केजरीवाल जी और दिल्ली कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस, जो भी विपक्षी दल हैं, आज वो एकजुट क्यों हुए हैं? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने आज 2014 से लेकर आज 24 चल रहा है, तो 14 से लेकर 24 के बिटवीन आज तक एक चीज का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि जिसका रेट दाम घटाया गया हो। बात महंगाई की है, बेरोजगारी की है, महिला सुरक्षा की है, जिनमें सरकार इसी बात विफल रही है। अब आप महिला की बात करेंगे तो फिर वो आपके नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। दूसरी बात, जहां तक ये हुई भ्रष्टाचार की, जहां तक बात है, इसी भ्रष्टाचार पर पानी पी पी कर आप लोग कोसते थे और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार। मैं एक मिनट, एक बीच में एक बाइट अभी दिखा दूं अरविंद केजरीवाल की, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ईमानदारी के बड़े बड़े कसीदे कस रहे हैं और दावे कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ईमानदारी ही ईडी की गिरफ्त में है। आइए जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल ये पुरानी बात, अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो इन सब विषयों पर तो बने हुए थे ना विक्रम लोहिया जी। चर्चा को एक बार फिर से जारी करते हैं। हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विक्रम लोहिया जी, इन सारे विषयों पर, जैसे आपने कहा कि आपने बीजेपी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए थे, आप आज भी उन आरोपों के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन ये जो आरोप आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर या कांग्रेस के नेता के तौर पर जब आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए थे, वहां से आपने यू टर्न मार लिया। दरअसल सवाल यह है, देखिए, हमने कोई यू टर्न नहीं किया। हमने पहले कहा कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे हैं, आरोप तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नवीन जिंदल जी पे आरोप लगाए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया। कल नवीन जिंदल जी ने भाजपा ज्वाइन की 2 दिन पहले और आधे घंटे के बाद उनको टिकट दे दिया गया। तो आप यू टर्न करना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और रही बात महिला के विवादित बयान की, तो महिला की बयान तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से स्वयं निकला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये देखिए, बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई चीजें होती हैं, ऐसा कोई बयान नहीं। देखिए, इस तरह की बातें कम से कम, मैं आपको ऐसी वीडियो, मैं आपके चैनल पे अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, ये पूरे देश में पूरे सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह के अनर्गल बातें करके जो है, सुप्रिया श्री नेताजी की बात की, बहुत नीचे लो लेवल पर मत ले जाइए विक्रम जी, बात की, ठीक है। कंगना रनौत ने, दूसरी बात, जहां तक दूसरी बात के लिए, अरे सुनिए तो विक्रम जी सुनिए तो विक्रम जी, मैं कह रहा हूं कि जो आपके ऊपर आरोप है आप उनका जवाब दीजिए, जो उनके ऊपर है वो उनसे पूछ ही लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उनके पास जाने के लिए तो उनके पास ही चले जाते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपने सुना इनके आरोप और ये लगातार ये कह रहे हैं कि भाई यू टर्न लेने में बीजेपी आगे है, दिख ये रहे, लेकिन आरोप आपके ऊपर है, तो जवाब आपको देना है। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार, झूठ और लूट का पिछले 9 साल से केजरीवाल साहब ने शासन किया, अब उनमें नैतिकता बिल्कुल नहीं बची। और नैतिकता इसलिए नहीं बची क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में होते हुए भी वहां से आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, और वो आदेश लीगल है इलीगल है ये भी अभी क्वेश्चनेबल है। और अभी इन्होंने 2 आदेश, सो कॉल्ड, मैं उसको मानता नहीं हूँ आदेश, क्योंकि ईडी कस्टडी में कोई व्यक्ति कैसे आदेश जारी कर सकता है। 2 आदेश अगर इनके कहीं भी, या 2 इशू, क्योंकि इनको सनसनी फैलानी है, इनको मीडिया में रहना है, इनको सिंपैथी गेन करनी है, और रोज ना कोई ये रचेंगे अभी। और देखिए, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जब तक चुनाव चलेगा रहेंगे। 2 विषय इन्होंने लिए, एक जल बोर्ड का लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल साहब ने 9 साल में जल बोर्ड के लिए क्या किया? 800 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट है पानी की, 946 MGD बनाता है जो ये कहते हैं। पिछले 9 साल में 1 बूंद भी पानी दिल्ली को बढ़ जाए
उसकी इन्होंने चिंता नहीं करी, पर जैसे ही जेल में जाते हैं इनको चिंता शुरू हो जाती है। आदेश पे बताते कैसे पानी बढ़ेगा, कैसे मिलेगा। आज भी टैंकर माफिया पे ये अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, आज भी टैंकर माफिया। दूसरा आदेश इन्होंने दिया हॉस्पिटल्स के बारे में, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नकली दवाइयों की बात नहीं बोली, किसी तरीके से सो कॉल्ड जो टेस्टिंग घोटाला जो इनके राज में हुआ उस पर बोला नहीं, पर सिंपैथी गेन करने के लिए देते हैं। आज इनके हॉस्पिटल क्या बुरी हालत में है, 3-3 4-4 महीने एक्सरे की डेट नहीं मिलती है, अल्ट्रासाउंड की नहीं मिलती है। आज दिल्ली के किसी अस्पताल में दे दिए इसको कहते हैं। और ऊपरी तरफ से अगर हम बात करें आयुष्मान की तो 35-36 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिल गया। दूसरी बात करते हैं, ये जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, ये कांग्रेस एक डिवाइडिंग हाउस है। अजय माकन जी कंप्लेन करते हैं, सज्जन निरुपम कुछ करते हैं, पर क्योंकि दिल्ली में इनके नेताओं ने 2-3 नेताओं ने चुनाव लड़ना है तो लवली जी और संदीप दीक्षित जी और एक सुभाष जी वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये इनको क्योंकि स्टैंड नहीं है, डिवाइडिंग है, जिसको चुनाव लड़ना वो खड़े हो जाता है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना वो विरोध में चला जाते हैं। इन्होंने अभी हमारे एक मित्र दूसरी विनोद जी बात रख रहे थे, आप देखिए इनका एजेंडा कैसे चलता है। आज इनके नेता और सांसद है राघव चड्ढा जी, वो किस तरीके से जो भारत विरोधी जो लोग बातें करते हैं, मुझे एक नाम याद आ रहा, प्रीत कौर गिल जो यूके की सांसद है, क्या है, जिनका हमेशा स्टैंड आप देखोगे खालिस्तान के सपोर्ट में रहे। अब इस मौके पे पहली बात तो राघव चड्ढा जी विदेश में क्या कर रहे हैं और उनसे मिल रहे, पार्लियामेंट के सामने मिल रहे, क्या चर्चा कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि देश को डिस्टैब्लिश करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय ताकत है जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये उनसे जाके मिलते हैं, जिससे कि जब केजरीवाल साहब अब ईडी की कस्टडी में है, जेल जाने की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे इसको सिंपैथी मिले और देश विरोधी ताकतों के साथ जो है। अब इन्होंने एक चंदे की बात करी, मैं थोड़ा जानकारी दे दूं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो बार बार कहते हैं 20,000 करोड़ के में 14,000 करोड़ विपक्षी पार्टियों को चंदा मिला, जिसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी, तृणमूल कांग्रेस भी थी और बाकी टीएमके भी थी। तो इन्होंने उसका क्या किया, अगर आपको इतना ही परेशानी, एक जो ट्रांसपेरेंट स्कीम आई, बार बार ये बात करते तो सरेंडर कर दें। 1600 करोड़ के करीब कांग्रेस को मिला है तो क्यों नहीं, आपने क्यों लेके बैठ गए हो, उसको भी सरेंडर करो। एक तरफ तो इतना चंदा लेते हैं, ऊपर से कहते हैं हमारे खाते सीज गए। तो ये बिल्कुल डिवाइडिंग है। और हाँ, ये मुझे लगता है विपक्ष की एक रणनीति के तहत इनको लगता है कि आज कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई विजन नहीं है। आज तक जो इंडी गठबंधन है कोई अपना कॉमन मीनिंग प्रोग्राम नहीं, तो इन्हें लगता है कि शायद मीडिया वाले केजरीवाल साहब को ज्यादा दिखाते हैं तो इनके कंधों पे चढ़ के थोड़ा सा सिंपैथी ले, थोड़ी सी मुहिम कर ले। आप ये बताइए इनका देश का विजन क्या है अंत में। और हम जहां तक बीजेपी वाले, एनडीए वाले, माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम अपने 10 साल के कामों पर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हम अपने कामों के दम पे लड़ रहे हो, इनका कोई विजन नहीं है। मैं आपके डिबेट पे पूरे दिन बैठ के गिनवा सकता कि हमने 10 साल काम क्या किया, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन, मीडिया में आने के लिए, और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि सिंपैथी के नाम पे ये सत्ता में आ जाए। पर अभी लोकसभा चुनाव में नजर आ जाएगा सबको। ठीक है, इस सिंपैथी, ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस बात की बात सिंपैथी की और जो इमोशनल कार्ड की बात है, विनोद जी आपको लगता है ये सारा दरअसल जो एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं राजनीतिक प्रहसन कहा जाए, पॉलिटिकल ड्रामा, ये सारा इसलिए है ताकि एक इमोशनल कार्ड खेला जा सके दिल्ली और देश की जनता के सामने? देखिए, मैं तो देश के पॉलिटिकल कार्ड खेलना तो आप स्वाभाविक कह सकते हैं, इमोशनल कार्ड स्वाभाविक कह सकते हैं, उसमें कोई आप इस तरह से हम लोग चर्चा में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना ये हक बनता है कि वो इलेक्शन में किस रूप में कैसे जनता में जाए। सबको सत्ता में आना है, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन फैक्ट सही रखने चाहिए ना, वो जिस तरह से इंटरप्रिटेशन करें। लेकिन मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जरा चीज़ें आए तो थोड़ा सा अपने उस रिकॉर्ड को और उस रिसर्च को थोड़ा दुरुस्त करके आए। क्योंकि सीधे सीधी बात है कि सबसे पहले जो अभी बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे थे गुप्ता साहब, तो आपने पहली बार जब ये लिकर पॉलिसी पे जब आया था, जब एलजी के ही ने सीबीआई की इंक्वायरी दी थी, तो सबसे पहला केस दायर करने का, एफआईआर करने का दावा अजय माकन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। शायद आपको याद होगा, जो आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की बात थी। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो एक तरह से प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। ये सब चीज़ है, ये रिकॉर्ड में आप कहें तो हम इसको दोबारा सुनवा भी दें। रही बात कि जब आप ये कह रहे थे कि आप ये देखिए कि ये विडंबना है, और जो अभूतपूर्व हम लोगों ने कहा था इसकी चर्चा शुरुआत में कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो आपके सारे प्रवक्ता से लेके चीफ मिनिस्टर तक उसको भगवान कहते हैं, ये भगवान का फैसला है। और जैसे ही आपका बेल रिजेक्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट आपके सुनने के लिए मना करता है,
तो आपने इसका इंटरप्रिटेशन, आप ये कहते हैं कि अमेरिका से प्रशासन इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, जर्मनी के प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और आप लोग चुप हैं। ये देश के साथ में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवहार आप लोग कर रहे हैं एक राजनीति को लेके, देश में आप निपटाएं, ये सारे कुछ आप कर सकते हैं, ये आपका हक बनता है, लेकिन देश के इशू को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को लेके आप जिस तरह से आप विदेश में इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक नैरेटिव कर रहे हैं, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है। मैं चाहूंगा कि विक्रम लोहिया जी अपनी बात रखें, कुछ बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा संक्षेप में। जी देखिए, बात ऐसी है कि जब गठबंधन की एक मान मर्यादा होती है, जब गठबंधन होता है, जब गठबंधन होता क्यों है? गठबंधन इसलिए होता है कि जब एक सत्ताधारी दल एक अति पार कर देता है, जब एक अन्याय करने के लिए सरकार को चुना जाता है, न्याय करने के लिए, लेकिन जब सरकार अन्याय करने पे उतारू हो जाती है, जब मोदी जी की गारंटी 2014 की अगर आज आप सुन लीजिएगा, और आज वो गारंटियां पूरी हुई या नहीं हुई, अभी भाजपा के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे मैं काम गिनाना शुरू करूंगा तो काम इतने हो जाएंगे। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करने की, मोदी जी ने कहा। ठीक है विक्रम लोहिया जी, दरअसल यही सारे सवाल तो हैं, दरअसल यही सारे सवाल तो बीजेपी भी पूछ रही है। वर्डिंग को आप सुनिएगा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े वादे इस देश से किए, आज गठबंधन क्यों एक है? गठबंधन इसलिए एक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से जो वादे किए वो झूठे रहे, वो उनको पूरा करने में नाकाम रहे। ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा इतना ही संक्षेप में जवाब दे अनिल जी, लेकिन जो बात आपने उठाई, दरअसल यही तो सवाल उठाया जा रहा है विक्रम जी, कि नीति और नियत कम से कम एक साथ मिलनी चाहिए, तब आप साथ में जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि विपक्षी के साथ में आप गठबंधन कर लेंगे। मैंने और यही सवाल, इसीलिए सवाल उठा है कि एक तरफ जब एक तरफ विक्रम जी सुनिए ना, जब एक तरफ बात यह हो रही है कि आप कभी एक ऐसा समय था कि आप उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए नहीं थकते थे, आज आप उसी मुद्दे पे उनके साथ खड़े हैं। आदरणीय, मैंने आपसे पहले कहा कि केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय के समक्ष मामला जा चुका है। जो निर्णय निकल के सामने आएगा हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। अभी केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, वो तो स्वीकार करना मजबूरी होगी, उससे कोई बच नहीं सकता। अगर कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब तो स्वीकार ही करेंगे। आपका जो अपना स्टैंड था आप वहां से हटे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अनिल जी आप इसका जवाब दें, हम चर्चा को वाइंड अप करना चाहेंगे जी। मैं दो डाटा आपको देना चाहता हूं, मेरी बात को सुने। 2013 में इन्फ्लेशन रेट था 10.5%, चेक कर सकते हैं आप। 2024 में इन्फ्लेशन रेट है 5.5%। रिकॉर्ड में, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, जाके कहीं चेक कर लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दोबारा भी डिबेट पे आऊंगा, आज चेक कर लें। पर क्योंकि इनको झूठ बोलना है इसलिए बात करना है। दूसरा, मैं एक्साइज पॉलिसी पे आऊंगा। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में देखिए 7,860 करोड़ की सेल हुई और एक्साइज मिला दिल्ली सरकार को 3,378 करोड़ और 270 करोड़ रुपए डीएसएलडीसी को बेनिफिट हुआ। प्राइवेटाइजेशन में सेल बढ़ गई 13,560 करोड़ रुपए और एक्साइज घट के हो गया 312 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ का एक्साइज का लॉस हुआ और 1,900 करोड़ प्राइवेट लोगों को फायदा हुआ। आज तक केजरीवाल साहब या इनके मंत्री, इनके किसी ने उस चीज का जवाब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड है, ये सरकारी रिकॉर्ड है, पर इनको इस बात का जवाब नहीं देना किस तरीके से लूट खसोट करना, ये इनका काम बढ़ गया और इसीलिए जेल में। ठीक है, तो इस पर जब सवाल उठेंगे, जब इस तरह के आंकड़ों के साथ में, तो सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी तो आप क्यों किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो गए जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिलहाल अपने अपने चुनावी एजेंडे हैं, उन सबको करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जनता है और मीडिया है, वो सवाल जरूर आपसे करती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, विक्रम जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका। और सभी महिलाएं सम्मान का हकदार हैं, ये विषय देश में बार बार उठता रहा है, आज फिर एक बार उठ रहा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।